बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस। दो बुक्स हैं आपकी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, एक है पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत, और भारत का संविधान सिद्धांत व्यवहार। तो इन दोनों बुक्स से आपके 2 मार्क्स के जो टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो हम कंप्लीटली देखने वाले हैं इस 30 मिनट के महा एपिसोड में, जो कि आपके टर्म टू एग्जाम के लिए होने वाला है। उसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपको सारी चीजें, सारे क्वेश्चन आंसर इजीली तरीके से समझ में आ जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जैसा कि आपको पता है बच्चों, चैप्टर का नाम है हमारा फोर्थ, कार्यपालिका। तो 2 मार्क्स में हमारा ये प्रश्न बन सकता है कि कार्यपालिका आखिर होती है। तो देखो, हमारा जो भारत का संविधान है, इसमें शक्तियों का बंटवारा या फिर कह लीजिए विभाजन, जो वो 3 स्तर या 3 संस्थाओं में, कौन कौन सी? विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। तो देखो, कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका सरकार का वह हिस्सा है, वह अंग है जो विधायिका के द्वारा, यानी कि जो हमारी संसद होती है, ठीक है, संसद के द्वारा जो भी नीतियां बनाई जाती हैं, जो भी कानून बनाए जाते हैं, जो विधेयक पारित किए जाते हैं, उन सभी को लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, कार्यपालिका का अर्थ समझ में आ गया। अब देखो, कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित होता है? तो कार्यपालिका में जो राष्ट्रपति होता है वो देश का औपचारिक प्रमुख होता है, हमें ये पता है। तो इसमें राष्ट्रपति ही नहीं, राष्ट्रपति के साथ में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था, सिविल सेवा के सदस्य, ये सभी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। समझ गए आप सभी कार्यपालिका किसे कहते हैं? अब देखो, हिंदी में मैंने आपको इजीली तरीके से समझा दिया है। अब जो है इंग्लिश में एक आपको चाहिए पर्टिकुलर सेंटेंस कि हम उसे फॉर्म हिंदी से इंग्लिश में सेंटर फॉर्म कैसे करेंगे, तो वो फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एग्जीक्यूटिव? तो इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। देखो, हिंदी में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, आपको समझा दिया। इंग्लिश में आप इजीली इसका जो एक सेंटेंस है वो आप कैसे फॉर्म करेंगे वो यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विधायिका क्या है? चैप्टर नंबर 5 से है, विधायिका क्या है, इसमें 2 सदनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो देखो, भारत में कैसी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली। अब ये ली कहां से गई है? ब्रिटिश जो संविधान है वहां से ली गई है। तो देखो, विधायिका क्या है? ये सरकार का वह अंग होता है जो देश के लिए देश स्तर पर और राज्य स्तर पर नीतियां बनाता है, ठीक है, और इसके पास कई प्रकार की संविधान की कार्यकारी शक्तियां भी होता है। भारत की संघ, मतलब भारतीय जो संघ है, इसकी विधायिका को हम क्या कहते हैं? संसद। और जो राज्यों की विधायिका है उसे कहते हैं विधानमंडल या फिर विधानसभा। अब इसमें 2 सदन होते हैं, कौन कौन से? एक होता है उच्च सदन, जिसका नाम जो जिसे हम राज्यसभा कहते हैं। एक होता है निचला सदन, जिसे हम लोकसभा कहते हैं। ठीक है, लोकसभा से ऐसे समझ लीजिए कि लोकसभा का चुनाव किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा। तो ये निचला सदन हो गया, क्योंकि इसमें जो जनता है वो भी सम्मिलित हो जाती है। और उच्च सदन जिसे हम चुनते हैं वो जाके राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, सिंपल सा। अब देखो, विधायिका का चुनाव कौन करता है? जनता के द्वारा होता है, इसलिए जनता के प्रतिनिधि बनकर कानून का निर्माण करती है। तो आपको समझ में आ गया कि विधायिका आखिर कहते किसे। अब देखो, आखिर हमें इसमें 2 सदन जो है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो 2 सदनों की आवश्यकता 2 कारणों से पड़ती है। एक है उचित प्रतिनिधित्व, यानी कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे देश भारत में बहुत सारे, एक तरह से कह सकते हैं, धर्म के, ठीक है, जाति, भाषा आदि पर आधारित जो लोग हैं वो रहते हैं। तो इन सभी को क्या करना है? समान उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके, उसके लिए सभी को सम्मिलित इसमें किया गया है। ठीक है, देश स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी। विधेयक पर पुनर्विचार, दूसरा पॉइंट। देखो, एक सदन जो है वो कोई भी निर्णय किसी देश पर, किसी राज्य पर जल्दी से नहीं थोप पाएगा। क्यों? क्योंकि एक सदन के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उस पर दूसरे सदन में पुनर्विचार होगा। इसलिए हर एक विधेयक पर, हर एक नीति पर जब 2 बार विचार होगा तो वो गलत नहीं होगा, और कोई भी जो देश है उस पर कोई जो नियम है वो गलत नहीं थोप पाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया विधायिका क्या है और इसमें 2 सदनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आप समझिए इसे इंग्लिश में। तो देखिए, इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लेजिस्लेचर, व्हाई इज देयर अ नीड फॉर द 2 हाउसेस? तो सबसे पहले आपको बतानी है कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, ये है क्या आखिर। उसके बाद फिर आप बता देंगे हमें इसकी क्यों जरूरत है सर। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें जो 2 सदन है इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। थर्ड में हमसे पूछा गया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। देखिए, इसको 2 तरह से पूछा जा सकता है।
एक तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया बताइए, या फिर सामूहिकता का सिद्धांत, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है आपके लिए, चैप्टर नंबर 6 से है, इसका वर्णन कीजिए। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कह लीजिए या फिर सामूहिकता का सिद्धांत, एक ही बात है। तो देखो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका जो सबसे जो वरिष्ठ होते हैं, जो बड़े होते हैं, उन्हीं को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई जो व्यक्ति है वो 65 साल पे, रिटायरमेंट की आयु कितनी है, 65। तो 65 साल पे को जो मुख्य न्यायाधीश है वो अब रिटायरमेंट होने वाला है। तो जितने भी वहां पे अन्य न्यायाधीश है उसमें देखा जाता है कौन सबसे वरिष्ठ है, जिसकी एज ज्यादा है, तो उसी को क्या करते हैं, उसी को मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है। अब देखो कैसे बनाते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो भी रिटायर होने वाला है एवं जो अन्य 4 वरिष्ठ होते हैं, उनकी सलाह से क्या करते हैं वो, मतलब कुछ नाम जो है वो राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और राष्ट्रपति फिर उनमें से नियुक्त करता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर होने वाला है उसकी सलाह से करते हैं, ताकि जो न्यायालय की स्वतंत्रता है और जो शक्ति संतुलन है वो दोनों ही बना रहे, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति भी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी और जो अन्य न्यायाधीश है वो भी सम्मिलित होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि इसमें क्या होगा, न्यायालय की स्वतंत्रता भी बनी रहेगी, उसका शक्ति संतुलन भी बना रहेगा। न्यायपालिका की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, ये सभी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्तियों में सिफारिश के संबंध में, यानी कि नियुक्ति के संबंध में सामूहिकता का जो सिद्धांत है वो यहाँ पे स्थापित हो जाता है। अब आपको समझ में आ गया कि मुख्य न्यायाधीश का जो नियुक्ति है वो किस प्रकार से की जाती है। आई होप क्वेश्चन थर्ड समझ गए होंगे। चलिए अब समझिए इसे इंग्लिश में। तो इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में पूछेगा डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, या फिर प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिविज्म। ठीक है, ये या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस या फिर प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिविटी। इस तरह से आप जो है इसे एक्सप्लेन करेंगे। ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, इजीली आप पढ़ लीजिएगा इसे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में देखिए हमसे पूछा गया है स्वतंत्रता का अर्थ समझाइए, इस पे प्रतिबंध क्यों लगाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे आखिर स्वतंत्रता का यहाँ पे मीनिंग क्या है और उसके बाद इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखो स्वतंत्रता हो गया, ठीक है, स्वतंत्रता हो गई, समानता हो गई या फिर न्याय हो गई, ये बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिनकी अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग लोगों ने और अलग अलग विचार दिए हैं अपने। ठीक है, लेकिन सामान्य अर्थ में कहें तो आजादी, यानी कि सामान्य अर्थ जो है स्वतंत्रता का मतलब हो जाता है आजादी, यानी कि व्यक्ति जो है उस पर किसी भी प्रकार का कोई बाहरी प्रतिबंध नहीं हो, तो ये स्वतंत्रता माना जाता है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी या प्रतिबंध या फिर बाहरी नियंत्रण या बाहरी दबाव नहीं होगा, तो वह बिना किसी भी बिना किसी पर निर्भर हुए, यानी कि वो किसी पे निर्भर नहीं रहेगा, स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय ले सकेगा और अपना जीवन जो है वो स्वतंत्र पूर्वक जी सकता है, तो उस व्यक्ति को हम स्वतंत्र मान सकते हैं। या फिर इसे ये कह सकते हैं कि व्यक्ति को जो चाहे, यानी कि वो जो चाहता है उसे वो करने का अधिकार मिल जाए, तो इसे हम स्वतंत्रता कह सकते हैं। तो अलग अलग तरह से आप इसकी परिभाषाएं जो है वो इस तरह से लिख देंगे। समझ गए स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। अब देखो किसी की व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है उस पर प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले स्वतंत्रता जिसका, एक सेकेंड, स्वतंत्रता जिसका अर्थ होता है आजादी। इसलिए यहाँ पर स्वतंत्रता पर व्यक्ति पर जो बाहरी प्रतिबंध है इसका अभाव है, लेकिन प्रतिबंध भी आवश्यक है। क्यों है, देखो सबसे पहला, दूसरे व्यक्ति जो है उसके अधिकार हनन ना हो, उसके अधिकारों की पूर्ति के लिए, टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसे रोकने के लिए। कैसे, देखो कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आप जो है सड़क पे जा रहे हैं, ठीक है, तो आप किसी से लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए, चालान करते समय सड़क पर क्रोध निकाल रहे हैं, पार्किंग कहीं पे भी कर देते हैं, जमीन आदि से लेकर जो आप लड़ने लगते हैं, तो ऐसे जो टकराव की स्थिति है उसे रोकने के लिए आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जो संसाधन है उनका उचित बंटवारा करने के लिए और सार्वजनिक कल्याण के लक्ष्य के लिए, यानी कि जो भी संसाधन है, ठीक है, जो भी मान लीजिए जैसे कोई अवसर निकला है तो उस अवसर को बाकी के जो समाज के लोग हैं उन सभी तक पहुंचाने के लिए आपकी स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाया जा सकता है। समाज में अपने विचारों को रखने के लिए, अपना जीवन जीने के जो तरीके हैं उनको विकसित करने के लिए इस आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हिंसा को, विवादों को नियंत्रित करने के लिए,
ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि जो आपकी स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है। अब देखिए इंग्लिश में से, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि स्वतंत्रता जो है उस पर प्रतिबंध क्यों लगाए जाते हैं और इसका अर्थ क्या होता है। तो अर्थ क्या है, प्रतिबंध क्यों लगाए जाते हैं, ठीक है। अब इंग्लिश में, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फ्रीडम एंड व्हाई आर द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे इसका मीनिंग क्या है, देन उसके बाद लिखेंगे कि रिस्ट्रिक्शंस क्यों नेसेसरी हैं, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो 5 में पूछा गया है राष्ट्रपति के संबंध में पॉकेट वीटो क्या है, यानी कि एक तरह से आपको बताना है वीटो शक्ति क्या होती है। तो देखो राष्ट्रपति के बहुत सारे अधिकार हैं। बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो 3 विशेष अधिकार है। कौन कौन से, संसद के द्वारा जो विधेयक आता है उसके पास अगर उसे लगता है कि इसमें कोई कमी है तो संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। दूसरा है वह वीटो शक्ति का प्रयोग करके संसद के द्वारा राष्ट्रपति जो पारित विधेयक होते हैं उसको स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है। चुनाव के बाद जो कई नेता होते हैं वो ये दावा करते हैं कि हाँ हमें प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए, तो उस समय ये निर्णय करते हैं कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो ये है इनके विशेष अधिकार, जिसमें से हमें जो वीटो शक्ति है इसे एक्सप्लेन करना है। तो देखो वीटो शक्ति का प्रयोग करके राष्ट्रपति संसद के द्वारा पारित किसी भी विधेयक, केवल धन विधेयक को छोड़कर किसी भी विधेयक को स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है, या फिर राष्ट्रपति चाहे तो अपने पास उसे एक अनिर्धारित यानी कि लंबे समय तक रख भी सकता है। इस संबंध में वह अपनी शक्ति पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के जो विशेष अधिकार हैं ये 3 विशेष अधिकार हैं, और वीटो शक्ति क्या है आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब समझिए इसे इंग्लिश में। तो इंग्लिश में देखो कैसे लिखेंगे, व्हाट इज पॉकेट वीटो, ठीक है, एंड रिलेशन टू द प्रेसिडेंट। तो आपको सबसे पहले तो बताना होगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्रेटिव्स जो इसके राइट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये 3 हैं। उसके बाद वीटो क्या है, तो उसे आप यहाँ पे इजीली इसे एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 है चैप्टर नंबर 3 से, समानता। समानता का अर्थ तथा तत्व, यानी कि एक जैसे समानता का अर्थ बताना है और इसकी विशेषता है। तो देखो समानता जो है वो मौलिक अधिकारों में एक महत्वपूर्ण अधिकार है। समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ में, ठीक है, उसके वर्ग के नाम पर, जाति के नाम पर, रंग, क्षेत्र, धर्म और आर्थिक स्तर के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो और सभी को समान अवसर प्राप्त हो, इसी को हम समानता कह देते हैं। और समानता का एक दावा है, दावा क्या है कि सभी जो व्यक्ति हैं वो एक मानव, एक व्यक्ति होने के नाते उन्हें एक समान महत्व और समान सम्मान के अधिकारी माने जाते हैं, यानी कि उनको महत्व मिलना चाहिए, उनको सम्मान समाज में मिलना चाहिए। और किसी व्यक्ति के साथ में आप इन आधार पर, ये जो जाति, रंग, धर्म, क्षेत्र, आर्थिक स्तर, इसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं समानता के जो तत्व हैं, तत्व यानी कि विशेषताएं हमें लिखनी है। तो देखो सबसे पहली विशेषता क्या है, विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति, यानी कि समाज में जो भी विशेष अधिकार फैले हुए हैं उनको समाप्त करना होगा, जिससे अन्य लोग जो हैं वो उन्हें और अधिकार मिल सके और वो अपना विकास कर सके। समाज में सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ठीक है, यानी कि समाज में जितने भी अगड़े पिछले जो लोग हैं उनको जो अवसर हैं वो उपलब्ध करवाए जाने चाहिए, जिससे वो अपना विकास कर सके। सभी व्यक्तियों के लिए एक न्यूनतम आवश्यक पूर्ति के लिए अवसर उन्हें मिलने चाहिए। तर्क संगत भेदभाव और समानों में समानता तथा असमानों में असमानता व्यवहार करना चाहिए, यानी कि भेदभाव जो है वो इस आधार पर होना चाहिए कि एक तर्क संगत हो। जो लोग जैसे हैं समानों में समान करना चाहिए, असमानों में असमान व्यवहार ही समानता के तत्व हैं या फिर समानता की विशेषताएं हैं। अब देखो इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है मीनिंग, इक्वालिटी की मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इक्वालिटी की मीनिंग आप इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ सिमिलैरिटी, यानी कि इक्वालिटी, ठीक है। तो एलिमेंट्स के लीजिए, फीचर के लीजिए सिमिलैरिटी या फिर कह सकते हैं इक्वालिटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए हमसे पूछा गया है न्यायपूर्ण बंटवारा से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो न्यायपूर्ण बंटवारा है ये क्या है। तो देखो सबसे पहले तो सरकार जो है वो इससे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि न्याय पाने के लिए जो कानून बनाए गए, जो नीतियां बनाई गई हैं, वो नीतियां, जो कानून है वो सभी लोगों पर समान रूप से लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है।
सामाजिक न्याय का अर्थ वस्तुओं और सेवाएं जो होती हैं उनका न्यायपूर्ण वितरण भी होता है। ये वितरण कैसा होता है? समाज के विभिन्न समूहों के बीच में होता है, व्यक्तियों के बीच में होता है, ताकि जो नागरिक हैं उन्हें जीवन जीने के लिए एक अच्छा सा धरातल, यानी कि उन्हें जीवन जीने के लिए जो आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो उन्हें मिल सके। अब जैसे भारत की बात करें तो भारत में समानता को बढ़ावा देने के लिए छुआछूत प्रथा का उन्मूलन किया गया, और ये कहा गया कि निचली जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रवेश, नौकरी, पानी जैसी जो बुनियादी जरूरतें हैं उससे नहीं रोका जाएगा। आरक्षण की व्यवस्था तथा कुछ राज्यों के द्वारा उठाए गए भूमि सुधार जैसे कदम इस ओर इशारा करते हैं। तो न्यायपूर्ण बंटवारा क्या है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो सामाजिक न्याय यानी कि न्यायपूर्ण बंटवारे का अर्थ ये हो जाएगा कि वस्तुएं और सेवाएं इन सभी का न्यायपूर्ण वितरण हो, और जो राज्य है उसे ये देखना चाहिए कि हम जो कानून बना रहे हैं, जो नीतियां बना रहे हैं, वो सभी लोगों पर समान रूप से लागू हो रही हैं या नहीं है। और ये जो वितरण है वो समूहों के बीच में होता है, व्यक्तियों के बीच में होता है, ताकि जो लोग हैं वो अपने जीवन के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति कर सके। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जस्ट पैरिटिएशन। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हो रही है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जस्ट पार्टीशन। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप यहाँ पे इजीली इन्हें पढ़ सकते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा सारा पॉइंट्स। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में पूछा गया है राजनीतिक तथा, एक है राजनीतिक एक है स्थायी, इस कार्यपालिका में अंतर समझाना है। तो देखो सबसे पहले राजनीतिक, राजनीतिक जिसमें हम लोगों को चुन के भेजते हैं, तो सिंपल सी बात है ये 5 वर्ष के लिए होते हैं, और 5 वर्ष के लिए तो समय से पहले हटाए भी जा सकते हैं, और ये अपने कार्यों में निपुण नहीं होते हैं। अब बताइए कोई भी नेता बनता है, ठीक है, कोई भी पीएम बनता है, कोई भी सीएम बनता है, तो क्या वो अपने कार्य में निपुण होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो पहली बार बन रहा होता है। तो ये चीज है। स्थायी कार्यपालिका क्या होती है, इसे आप नौकरशाही से भी जोड़ सकते हैं कि ये जो है वो रिटायरमेंट की आयु, जैसे हम मान लेते हैं जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, कौन? मुख्य न्यायाधीश, एक सेकेंड, हाँ मुख्य न्यायाधीश, इनकी जो जब तक इनकी 65 वर्ष आयु नहीं हो जाएगी तब तक ये जो है रिटायरमेंट नहीं ले सकते, यानी कि जैसे कह सकते हैं इनकी जो इनका जो समय होता है वो रिटायरमेंट तक होता है। ये अपने कार्यों में दक्ष होते हैं और निपुण होते हैं, साथ ही साथ ये हेल्प करते हैं किसकी? राजनीतिक कार्यपालिका की। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि स्थायी कार्यपालिका और जो राजनीतिक कार्यपालिका है इसमें क्या अंतर है। चलिए अब समझिए इसे इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आएगा सबसे पहले पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होती है, उसके बाद परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होती है, और इसके क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए 8 समझ गए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब देखो 9 में हमसे पूछा गया है द्विसदनीय राज्य पद्धति। ठीक है, द्विसदनीय राज्य पद्धति से आप क्या समझते हैं? अब हम इसके पक्ष विपक्ष में तर्क दीजिए। तो देखो किसी भी एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में, मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उस बड़े भौगोलिक क्षेत्र में यानी कि राज्य में शासन को चलाने के लिए द्विसदनीय राज्य पद्धति की व्यवस्था की गई। जैसे कि जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया के सर पे एक तो क्या है, एक होती है लोकसभा, यानी कि एक क्या है, देखो लोकसभा छोड़ो, एक होती है केंद्र, केंद्र क्या होती है जो पूरे देश को संभालती है, एक होती है राज्य, ये राज्य क्या करते हैं, पूरे भारत को संभालती है, मतलब भारत के जो राज्य हैं उन्हें संभालते हैं। तो इसी तरह से अब एक राज्य के अंदर अगर बड़ा क्षेत्र है तो उस क्षेत्र में पूरे जो शासन प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से सही रूप से चलाने के लिए दो जो सदन होती है उनकी आवश्यकता पड़ती है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा। इसी तरह से जो राज्य होते हैं उनमें द्विसदनीय व्यवस्था की जाती है, जैसे कि तेलंगाना हो गया, उत्तर प्रदेश हो गए, बिहार हो गए, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय राज्य पद्धति देखने को मिलती है। अब लोग जो है वो इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? इसके पक्ष में ये तर्क देते हैं कि इसके अस्तित्व में आने से जो बहस है वो और अच्छे से हो सकेगी, और जो बहुमत की सरकार है वो जल्दबाजी में अगर कोई निर्णय लेती है तो उसे जांचा जा सकेगा, और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय जो है वो लोगों पर आप नहीं थोप पाएंगे। ठीक है, फिर विपक्ष वाले क्या कहते हैं? विपक्ष वाले कहते हैं ये कानून बनाने में देरी होती है, क्योंकि बहस होगी ज्यादा तो देर लगेगी, और इस सदन को राजनीतिक व्यक्तियों से भरा जाता है जो कि चुनाव नहीं जीत सकते हैं, और ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो सरकारी पैसा होता है उसकी बर्बादी होती है। तो अब आपको समझ में आ गया कि द्विसदनीय राज्य पद्धति कैसे कहते किसे हैं, इसके पक्ष में और विपक्ष में आप क्या क्या तर्क दे सकते हैं। ठीक है, अब समझिए इसे इंग्लिश में।
तो इंग्लिश में पूछेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बिकैमल स्टेट्स सिस्टम एंड गिव योर आर्गुमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट। तो सबसे पहले आप बता देंगे कि आखिर ये है क्या, उसके बाद साइड एंड अपोजिशन में आपके आर्गुमेंट्स। ठीक है, 9 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन 1 देखते हैं। 10 में पूछा गया है हमसे पुनरावलोकन का वर्णन कीजिए, यानी कि कैसे कह लीजिए न्यायिक पुनरावलोकन का वर्णन कीजिए। तो क्या होता है, तो देखो न्यायपालिका जो है वो इसके द्वारा अपने जो भी निर्णय दिए जाते हैं उसकी पुनः जांच करता है। पुनः जांच कैसे करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता जांच कर सकता है। यदि उसे लगता है कि ये जो कानून है ये संविधान के प्रावधानों के विपरीत है तो उसे गैर संविधान घोषित कर देगी और उसे खत्म भी कर सकती है। ठीक है, जो न्यायपालिका होती है उसे लगता है कि मूल अधिकारों के विपरीत कोई भी कानून जो है वो बनाया जा रहा है तो उसे क्या कर सकती है, निरस्त कर सकती है। ठीक है, जैसे कि कुछ मानवाधिकार जैसे होते हैं, जैसे कि मानो जेल के अंदर पुलिस के द्वारा कैदियों की आंखें फोड़ देना, पत्थर की खदानों में काम करने की अमानवीय दशा, बच्चों का यौन शोषण। तो ये कुछ ऐसी दशाएं हैं जिसमें न्यायपालिका चाहे तो अपने कदम उठा के इन्हें रोक सकती है। उसके बाद है संघीय संबंधी, संघीय यानी कि इसमें केंद्रीय आ जाता है और राज्य भी आ जाता है। तो ये जो केंद्र और राज्य होता है इन सभी के बीच कभी कभी विवाद हो जाता है, तो इस विवाद को कौन सुलझाता है, न्यायपालिका। और किस शक्ति के द्वारा, न्यायिक पुनरावलोकन। और इसमें वो क्या करता है कि जो केंद्र है और जो राज्य है उनकी जो शक्तियां होती हैं, ठीक है, उनका जो अस्तित्व है उसको दोबारा से वर्णन करता है। ठीक है, तो एक तो स्वयं के जो निर्णय होते हैं उनको जांच सकता है, किसी भी जो संवैधानिक नियम है उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है यदि वो संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है, मूल अधिकारों के विपरीत होने पर उस कानून को निरस्त कर सकता है, केंद्र राज्य से संबंधित जो नियम है उसके उसके बारे में व्याख्या करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे है डिस्क्राइब जुडिशियल रिव्यू। आखिर जुडिशियल रिव्यू जो है वो होता क्या है, तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे इजीली इन सभी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए हमसे पूछा गया है स्वतंत्रता के प्रति महात्मा गांधी और तिलक तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार क्या थे। ठीक है, तो स्वतंत्रता के प्रति सबसे पहले महात्मा गांधी के विचार सुनो। महात्मा गांधी जी कहते हैं स्वराज स्वराज स्वराज, ये महात्मा गांधी जी का विचार है। स्वराज यानी कि स्वयं पर राज। ठीक है, महात्मा गांधी ने अपनी जो पुस्तक थी हिंद स्वराज 1919 में, सॉरी 1909 में, उन्होंने कहा था कि जब हम खुद पर शासन करना सीखते हैं तो वही स्वराज, वही हम पर खुद का शासन हो जाता है। स्वराज जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी फ्रीडम नहीं है कि आप स्वतंत्र हैं, बल्कि उसमें व्यक्ति का आत्मसम्मान, उसकी जो जिम्मेदारी है, उसकी जो अमानवीयकरण संस्थानों से आत्म प्राप्ति है, वो सभी इसमें सम्मिलित होती है। और बात करें तिलक की, तो देखो तिलक क्या कहते थे, ये कहते थे कि जो स्वराज है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ध्यान से सुनना, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कौन कहता था, तिलक कहते थे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नेहरू जी, सॉरी नेहरू जी नहीं, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता से मेरा मतलब है सर्वांगीण स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति के साथ में, देखो एक पर्टिकुलर व्यक्ति को भी स्वतंत्रता मिले, साथ ही साथ पूरे समाज को मिले। अमीर को स्वतंत्रता मिल रही है तो गरीब को भी मिलनी चाहिए, पुरुषों को मिल रही है तो महिला को भी मिलनी चाहिए, यानी कि सभी व्यक्तियों को, सभी वर्ग के लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और ये जो स्वतंत्रता है वो राजनीतिक जो बंधन है, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक बंधन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बल्कि धन के समान वितरण, जाति बाधाओं को खत्म करने और सामाजिक अपराधों और सांप्रदायिकता और धार्मिक असहिष्णुता का विनाश, इसका तात्पर्य होता है। यानी कि इसे कह लीजिए जो ये स्वतंत्रता है वो राजनीतिक बंधनों से मुक्त होनी चाहिए। ठीक है, इस स्वतंत्रता में जो धन है, जाति बाधाओं को खत्म करने के लिए, अमीरी गरीबी का फासला है उसे खत्म करने के लिए, सामाजिक अपराध, सांप्रदायिकता, धार्मिक असहिष्णुता जो है उसे विनाश करने के लिए इस स्वतंत्रता को लोगों को दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के क्या विचार थे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो इसे इंग्लिश में कैसे समझेंगे, तो इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी, तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस रिगार्डिंग फ्रीडम। तो सबसे पहले तो महात्मा गांधी के क्या विचार थे वो देखेंगे, उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। ठीक है,
समझ में आएगा आप सभी को। अब चलिए अगले देखते हैं। हाँ, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर हमारा? आज क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 12। इसमें पूछा गया है न्याय का अर्थ क्या होता है, न्याय के प्रति विभिन्न अवधारणाओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले न्याय क्या होता है इसे समझेंगे। उसके बाद जो न्याय के प्रति बहुत सारे लोगों ने अपनी अलग अलग अवधारणाएं भी दी हैं, वो कौन कौन सी अवधारणाएं हैं उसे भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे न्याय क्या होता है। तो प्राचीन भारतीय समाज में न्याय जो था वो धर्म के साथ जुड़ा था एवं एक न्यायोचित व्यवस्था कायम करना राजा का प्राथमिक कर्तव्य माना जाता था। ठीक है, यह था प्राचीन धर्म के संबंध में। न्याय का संबंध हमारे जीवन, सार्वजनिक जीवन से जुड़े नियमों से होता है, जिसमें जो लोग हैं उन्हें सामाजिक लाभ मिल सके और जो कर्तव्य है उनका बंटवारा किया जा सके। अब देखो एक सिंपल सी लाइन में अगर मैं बात करूं आपसे न्याय की अवधारणा की, तो देखो किसी भी मनुष्य के साथ में भेदभाव ना हो, सभी को व्यक्तित्व के विकास करने के लिए अवसर मिले, कानून के समक्ष सभी समान हो, वंचित वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं प्राप्त हो, इसी को हम सामाजिक न्याय कह देंगे। सिंपल सा। ठीक है, अब न्याय के प्रति विभिन्न लोगों की जो अवधारणाएं हैं अब उसे समझते हैं। तो देखो सबसे पहले है ग्रीक दार्शनिक प्लेटो। प्लेटो क्या कहते हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक थी द रिपब्लिक, इसमें लिखा था कि लोगों का जीवन कार्यात्मक विशेषज्ञता के नियमों के अनुरूप है। यानी कि लोग जो है वो अपना जीवन जो है वो एक तरीके की जो विशेषज्ञता है उसके अनुसार करते हैं, अपने कार्य की विशेषज्ञता के अनुसार। कन्फ्यूशियस क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो लोग गलत करते हैं उन्हें दंडित करो और जो भले लोग हैं उन्हें पुरस्कार दिया जाना चाहिए। सुकरात क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अगर सभी व्यक्ति अन्याय करने लगेंगे तो कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। जनता की भलाई को सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यक्तियों को उनका जो हिस्सा है वो उन्हें दे दिया जाए कि ये इसका हिस्सा है, आप इसे ले जाओ। ठीक है। इमैनुअल कांट क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हर एक व्यक्ति की गरिमा होती है, इसलिए हर व्यक्ति का जो प्राप्य है यानी कि हर व्यक्ति को जो मिलना चाहिए उसे वो दे दिया जाए, ताकि वह अपनी प्रतिभा का विकास कर सके और लक्ष्य जो है वो अपना आसानी से पा सके। ठीक है, तो न्याय क्या होता है, न्याय के प्रति विभिन्न अवधारणाएं क्या होती हैं, ये क्वेश्चन इजीली तरीके से समझ में आ गया। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिस एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स टुवर्ड्स जस्टिस। तो सबसे पहले तो जस्टिस होती क्या है, फिर सोशल जस्टिस के बारे में, उसके बाद जो विभिन्न कॉन्सेप्ट्स हैं, ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो है, चाइनीज फिलोसोफर कन्फ्यूशियस है, सुकरात है, ठीक है, जर्मनी फिलोसोफर इमैनुअल कांट है, इन सभी के बारे में आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 13 में प्रधानमंत्री की शक्ति के स्रोत। देखो शक्ति के स्रोत कौन कौन से हो जाएंगे, सबसे पहला मंत्री परिषद, यानी कि मंत्री परिषद का जो प्रमुख है, जो प्रधान है, वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। जब तक मंत्री परिषद जो प्रधानमंत्री है वो अपने पद की शपथ ग्रहण नहीं कर लेता, क्या शपथ, तब तक मंत्री परिषद जो है वो अस्तित्व में नहीं आती है। प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति और संसद इन दोनों के बीच में एक सेतु का कार्य करता है। प्रधानमंत्री की मीडिया तक पहुंच होती है। प्रधानमंत्री जो है उसका चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व में उभार आता है। प्रधानमंत्री जब विदेशी यात्राओं पे जाता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाता है तो उसकी एक राष्ट्रीय नेता की छवि जो है वो उभर कर सामने आती है। तो प्रधानमंत्री के शक्ति के ये स्रोत आपको पता होने चाहिए। उसके बाद इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेगा राइट द सोर्स ऑफ पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो कौन कौन से सोर्स है प्राइम मिनिस्टर के पावर्स के। अब देखिए आगे अगला है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया है प्राकृतिक जनित तथा, एक है प्राकृतिक जनित एक है समाज जनित, जो असमानताएं हैं उसे हमें समझाना है। तो देखो एक है प्राकृतिक और एक है समाज, तो ऐसे ही आपको समझ में आ गया होगा। प्राकृतिक क्या है, जो पहले से बनी हुई होंगी, ठीक है, और समाज जनित जिन्हें समाज ने पैदा किया होगा। तो प्राकृतिक क्या है, ये लोगों की जन्मजात विशेषताओं और उनकी योग्यताओं को परिणाम माने जाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक जो विभिन्नता होती है उसे बदला नहीं जा सकता है, लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं के कारण, उनकी प्रतिभा के कारण ये पैदा होती है। समाज जनित जिन्हें समाज ने पैदा किया। समाज में अवसरों की असमानता होना किसी समूह के द्वारा दूसरे के जब शोषण करते तभी फैलती है। समाज में जो लोग हैं, ऐसा देखा गया कि जो लोग बौद्धिक कार्य करते हैं, एक मान लीजिए टीचर है और जो शारीरिक श्रम एक लेबर है, तो टीचर को अधिक महत्व देते हैं, अधिक सम्मान भी देते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए
औरतों को अनादिकाल से अबला कहा जाता है। उन्हें कमजोर पुरुषों से मतलब उन्हें जो है वो कमजोर माना जाता है और पुरुषों से हमेशा कम ही माना गया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया इस तरीके से। अब समझिए इसे इजे इंग्लिश में। तो इंग्लिश में पूछेगा एक्सप्लेन द नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले नेचुरल इनइक्वालिटी क्या है, सोशल क्या है, दोज क्रिएटेड बाय द सोसाइटी। तो जो पॉइंट्स है वो आप यहाँ पे इजीली इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है इसका अपीली क्षेत्र अधिकार क्या है? अपीली क्षेत्र अधिकार सर्वोच्च न्यायालय। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो उच्च न्यायालय के विरुद्ध यानी कि हाई कोर्ट के विरुद्ध अगर चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन उसके लिए जो उच्च न्यायालय उससे प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। ठीक है, अपीली क्षेत्र अधिकार का अर्थ होता है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और जो कानूनी मुद्दे हैं उनकी दोबारा से जांच करेगा। सर्वोच्च न्यायालय अपनी जो निम्न अदालतें हैं उसके फैसले को बदल सकता है और अपने तरीके से निर्णय को दोबारा से सुना सकता है। ठीक है, तो ये होता है अपीली क्षेत्राधिकार। बात करें इसे इंग्लिश में समझने की, तो इंग्लिश में देखो व्हाट इज द एपीलिएट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो क्या होता है ये एपीलिएट, तो आप यहाँ पे इजीली से देख सकते हैं। आशा करता हूं बच्चों कि आज की इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आंसर आपको समझाए गए हैं, जो भी बताए गए हैं, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी। गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर तो जरूर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा अभी के भी, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं। तो यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।